वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मैं आपको ना एक चीज स्टार्टिंग में बताना भूल ही गया। सर क्या बताना भूल गए? हैप्पी नवरात्रि। सो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। क्या पावन अवसर पे हमने अपने बैच की स्टार्टिंग करी है। लेट्स कैरी ऑन। क्या आप सब वापस आ चुके हैं ब्रेक से? जल्दी से बताइए हाँ या ना। इज एवरीवन बैक आफ्टर द ब्रेक? क्या आप ब्रेक से वापस आ गए हैं? प्लीज टेल मी। बोलो रे बोलो, क्या आप आ चुके हो? यस सर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, ध्यान रखना। ऑडिट होता क्या है? ये जो ऑडिट हम पढ़ रहे हैं, इसका जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस एंड टू एंड दिखने में कैसा है, ये प्रोसेस की एक बार फटाफट हम बात कर लेते हैं। So how does the audit begin? This audit begins at the point when you enter an agreement with the management. आप मैनेजमेंट के साथ एग्री करते हो कि आप उनका ऑडिट करोगे, उसमें मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हो, और इस तरह की सारी चीजें होती है। राइट सर। उससे पहले भी कुछ होता है? हाँ होता है। आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो। सो फर्स्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। प्लस जब आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो आप मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो। ये आपकी, आप कह सकते हो, पहली स्टेज ऑफ ऑडिट है। पहली स्टेज कुछ ऐसी दिखती है। फिर इसके बाद क्या होता है? मैंने कहा आपने मैनेजमेंट का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, आपने मैनेजमेंट से एग्रीमेंट कर लिया। अब आप शुरू कर दो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स। अब आप शुरू कर दो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स। उससे भी पहले मैं कहता हूं ऑडिट को प्लान ही कर लो कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या करने हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिट प्लान। जब आपने प्लान बना लिया कि मैं ये ऑडिट प्रोसीजर्स करूंगा, उसकी फिर आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लो। इसको आप बोल लो कि मैंने अपने ऑडिट के प्रोसीजर्स शुरू कर दिए। जब आप अपने ऑडिट के प्रोसीजर्स करते हो, उससे आपको क्या मिलता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? What do you get by performing the audit procedures? Sir, we get audit evidence. हमको इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट ऑडिट एविडेंस विच इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द ऑडिटर। ऑडिट एविडेंस क्या है सर? ये इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर कलेक्ट करना चाहता है। कैसा ऑडिट एविडेंस होना चाहिए? अरिहंत ने बिल्कुल सही बताया सर, ये होना चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इस ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे मैं कंक्लूड करूंगा, क्या कंक्लूड करूंगा? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। क्या इस बात में कोई गलती है? क्या इस बात में कोई गलती है? जल्दी से बताओ। मैं कंक्लूड करूंगा दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। क्या मैंने यहां पे कुछ मिस किया? क्या आपको यहां पे कोई कमी लग रही है? जल्दी से देख के बताओ मुझे। डू यू फील समथिंग इज मिसिंग हियर? कम ऑन, प्लीज लेट मी नो। वेरी वेरी गुड। उन्नति ने एकदम उन्नति वाली बात करी है। सर मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सर मटीरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए, सिर्फ मिसस्टेटमेंट से नहीं होगा। एंड जब आपने कंक्लूड कर लिया, फिर हम क्या करेंगे? हम अपना ओपिनियन बना के रिपोर्ट इशू कर देंगे। हम अपना ओपिनियन बना के रिपोर्ट इशू कर देंगे। इतनी सी ही बात आपने ध्यान में रखनी है। यहां आपका पूरा ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फटाफट इसको ड्रॉ कर लो, फटाफट इसको ड्रॉ कर लो। दिस विल क्रिएट अ माइंड मैप इन योर माइंड कि कैसे हमने ऑडिट में आगे बढ़ना है। क्विकली ड्रॉ एंड कंफर्म मी, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्विकली लेट मी नो। फटाफट, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए भाई, एग्जाम छूट जाएगा, जल्दी जल्दी करो। हम्म, डन सर। चलो, अब सारे बच्चे मेरे साथ फोकस करेंगे अपना बुक पे। क्या कहता है सर ये? हमने बात करी थी एप्लीकेबल एफआरएफ की। एफआरएफ का क्या मतलब है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके हिसाब से एंटिटी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। प्लस ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में हमको किसने प्रिस्क्राइब किया है? लॉ और रेगुलेशन ने। जैसे कि शेड्यूल 3 एएस इंडिया, जिसके हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस फ्रेमवर्क दो तरह के फ्रेमवर्क होते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप बताना ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो मुझे चैट बॉक्स में बताना, जो बच्चे घर पे देख रहे हैं आप बोलोगे मेरे को, आपके पास आवाज आ जाएगी। फेयर एक फ्रेमवर्क है, वो ऐसा कहता है कि आपको शेड्यूल 3 से कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा। यानी जो आपका एप्लीकेबल एफआरएफ है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उससे तो आपको कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा। बट अगर चाहो, अगर आपको लगता है फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपको उसमें कुछ एड ऑन करने हैं, कुछ आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं, तो आप दे सकते हो। और क्या हम कम डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं? उसने कहा हां, अगर आपको लगता है फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आपने कुछ चीजें कम करनी है, बट याद रखना ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, हमेशा नहीं करने देंगे। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में अगर आपको लगता है यू वांट टू गिव लेसर डिस्क्लोजर, तो वो भी आप दे सकते हो फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। सर ये कौन सा फ्रेमवर्क है? दिस इज द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ये कहता है कंप्लाई तो करो, कंप्लाई तो करो, बट कुछ चीजें एडिशनल देनी पड़े या कुछ चीजें ओमिट करनी पड़े तो वो आप कर सकते हो फॉर फेयर प्रेजेंटेशन। तो देखना क्या कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो कंप्लायंस चाहता है, ये चाहता है आप कंप्लाई करके चलो, बट साथ ही साथ एंड एक्नॉलेज करता है दो बातें। क्या दो बातें? कि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए अगर आप चाहो, इफ यू फील इट इज नेसेसरी, you can provide disclosures beyond those specifically required by the framework। यानी जितने डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ने कहे हैं उसके अलावा भी कुछ आप एक्स्ट्रा देके चल सकते हो। प्लस दूसरी चीज एक्नॉलेज करता है दैट इट मे बी नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन। ये कह रहा है अगर आप चाहो तो कई बार आप उस फ्रेमवर्क को इग्नोर भी करके आगे बढ़ सकते हो, बट आप सोच के बताना क्या ये रोज रोज होना चाहिए डिपार्चर या सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में होगा? लॉजिकली सोचना, रोज रोज होना चाहिए या एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस? सर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। यही बात लिखी है, डिपार्चर्स आर एक्सपेक्टेड ओनली इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। सिर्फ और सिर्फ रेयर सर्कमस्टेंसेस में ही हम ये डिपार्चर्स करेंगे, रोज रोज के डिपार्चर्स नहीं होंगे, ओनली एंड ओनली इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस। दिस इज अबाउट द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सर व्हाट अबाउट द कंप्लायंस फ्रेमवर्क? वो कहता है ऐसे चलो, जैसा बोल रहे हैं ना वैसे चलो, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से चलना है तुमने, गधे की तरह। तुमने ना इधर देखना है ना उधर देखना है, जैसा आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है वैसा का वैसा हूबहू वैसा ही आपने काम करना है। ये कहता है ये ऐसा एफआरएफ है विच रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क बट डज नॉट कंटेन एक्नॉलेजमेंट्स इन 1 और 2। कह रहा है ना तो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर चाहिए ना आपने डिपार्ट करना है, जैसा फ्रेमवर्क कहता है वैसा का वैसा ही आपने करके चलना है। आई होप एप्लीकेबल एफआरएफ, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क जैसी बातें आपको समझ आई। अब आता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ सीए फाइनल पे आ गए और अब जाके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन सीख रहे हैं। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन। किस चीज की स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है? सर बैलेंस शीट क्या दिखाती है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, क्या एसेट्स है जिसको आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोल सकते हो, क्या ऑब्लिगेशंस हैं एट अ पॉइंट इन टाइम, ऑब्लिगेशंस यानी लाइबिलिटीज,
प्लस ये दिखाती है इनमें क्या चेंजेस आए थ्रू आउट द ईयर, जो दिखाते हैं पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट changes therein for a period of time in accordance with applicable framework. So what is the financial statement? Structured representation of historical financial information. जो चीजें घटनाएं पिछले सालों में हुई, जो चीजें और घटनाएं पिछले सालों में हुई, ये आपको एक जगह लाके दिखा देता है कि ये एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ये एंटिटी की ऑब्लिगेशंस है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, और इन दोनों में क्या क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। फटाफट बताओ क्या पहले पेज पे कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार देखो एंड कंफर्म करो। इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्लियर टू यू? प्लीज गो थ्रू इट एंड लेट मी नो। कम ऑन, पूरा कंफर्ट लेना है, पूरा कंफर्ट लेना है और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। हर चीज का अपना एक मीनिंग है, एवरी वर्ड हैज अ सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन। क्लियर है? ऑल गुड? यस सर। अब बढ़ो आगे, एक और नाम लिखा है यहां पे डेफिनेशंस में, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। सर ये दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन सा है? ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं एंटिटी के जिनको आप कह सकते हो ये एंटिटी के दिग्गज हैं। दीज आर द पीपल जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप एंटिटी को ड्राइव करेंगे इन द राइट डायरेक्शन। ये डिसाइड करते हैं एंटिटी कौन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। जो भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ये लोग अप्रूव करते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये एंटिटी के कर्ता धर्ता है। तो सर फिर मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कौन करेगा, कौन रिव्यू करता है? यही लोग रिव्यू करते हैं। एक बात बताना, बचपन में आपसे गलती हो जाती थी, बचपन में आपसे गलती हो जाती थी तो कंप्लेंट्स किसको जाती थी? सर हमारे पेरेंट्स को। ऐसे ही पूरे ऑडिट में जब भी मैनेजमेंट की शिकायत आपको करनी होगी, पूरे ऑडिट में जब भी आपको मैनेजमेंट की शिकायत करनी होगी तो किसके पास जाओगे? मैनेजमेंट के पेरेंट्स के पास, यानी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। आप दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को पकड़ोगे और उनको बोलोगे मैनेजमेंट हमको परेशान कर रहा है, प्लीज इसको समझाओ। कैसे परेशान करता है मैनेजमेंट? आपको ऑडिट एविडेंस नहीं देता, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स करने नहीं देता, आप ऑडिट एविडेंस मांगते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। इस तरह की कोई भी परेशानी आती है या कुछ भी आता है, आप इनसे कम्युनिकेट करके चलेंगे। तो ये कहता है ये कौन है? दे आर द पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट ट्रस्टी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ एंटिटी। प्लस इनकी ऑब्लिगेशन है कि ये एंटिटी के लिए अकाउंटेबल है। जो भी एंटिटी के एक्शंस होंगे, जो भी एंटिटी अचीव करेगी, जो भी एंटिटी अचीव नहीं करेगी, सबकी अकाउंटेबिलिटी इनके सिर पे है। एग्जाम्पल के तौर पे ये है एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर्स जैसे कि सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी बड़े लोग। क्या हमको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है? नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो एंटिटी का स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। सर कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स बताओ अबाउट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कहता है आपको रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑडिटर के अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए जिसके बारे में हम प्रोफेशनल एथिक्स में, जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लस ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसने बताया? एसए 200 ने। एसए 200 यानी उय्या कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। उसने कहा ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हमने समझा क्यों जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, अगर हम उसके साथ मिले हुए होंगे, हम उस पर डिपेंडेंट होंगे, तो हम कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। हमारे अंदर हमेशा बायस का एलिमेंट रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजमेंट। क्या सर ये इंडिपेंडेंस सिर्फ दिखावा होना चाहिए या माइंड में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए? सर माइंड में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, सिर्फ अपीयरेंस में नहीं, माइंड में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि हम एक्ट कर सके विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड मेंटेन कर सके एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सारी बात समझ आ जाएगी। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सारी बात समझ आ जाएगी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कहां देख रहा है? खजूर, इधर देख। हाँ,
तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? एकता कपूर का सीरियल, एकता कपूर के सीरियल में क्या होता है सर? एक होती है आंटी जी, एक होते हैं अंकल जी। आंटी जी बैठती है पूरे घर में और क्या करती है सर? भिंडी काटती है। कच 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 कच। अचानक घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग। अंकल जी एंटर करते हैं। अंकल जी ने पहनी है सफेद शर्ट, एकदम उजाला सफेदी वाली प्यारी सी शर्ट पहन रखी है अंकल जी ने, और उस सफेद शर्ट पे लगा है लाल दाग। सर लाल दाग किसका है? ये है सवाल, ये है सवाल। तो मैंने कहा क्या है सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? दिस इज अ क्वेश्चनिंग माइंड। ये जो आंटी जी है इनके मन में उठा सवाल, सर उठा सवाल यानी इनका आ गया क्वेश्चनिंग माइंड। सर क्यों क्वेश्चनिंग माइंड है? बिकॉज शी इज अलर्ट। ये अलर्ट थी कंडीशंस को लेके, और जैसे ही इनको दिखा, जैसे ही इनको दिखा कि वहां पे दाग है, अब ये उस दाग को क्रिटिकली असेस करेंगी। ये लाल दाग किस चीज का है? लिपस्टिक का है, या ये अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे जिनको इंक विंक गिर गई, कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। शक, शक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की हमेशा आपका माइंड में क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। आप अलर्ट रहने चाहिए कंडीशंस को विच कैन इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स, एंड जब आप अलर्ट हो उसके बाद जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा आप उसको क्रिटिकली असेस करके चलोगे। क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म समझ आया सर? समझ आया। सबसे पहले सवाल उठा। सवाल क्यों उठा? क्योंकि आंटी जी अलर्ट थी। बोलो मेरे साथ, सवाल क्यों उठा सर? क्योंकि आंटी जी अलर्ट थी। अब आंटी जी क्या करेंगी? क्रिटिकली असेस करेंगी। यही तीन बातें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाता है। इट इज नथिंग बट एन एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड है? जिसमें क्वेश्चनिंग माइंड है, अलर्ट टू द कंडीशन प्लस क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। लास्ट बार वापस रिवाइज करेंगे व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर दिस इज नथिंग बट एन एटीट्यूड। आंटी जी का एटीट्यूड है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जिसमें तीन बातें हमको याद रखनी है, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू द कंडीशन, एंड तीसरी बात क्या थी? क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। हमको कौन कौन सी चीजों को लेके अलर्ट रहना चाहिए? यहां पे सवाल है ना, अलर्ट टू द कंडीशन। कौन कौन सी चीजों को लेके अलर्ट रहना चाहिए? तो मैंने कहा पहली चीज तो यही है, अगर आपके पास दो ऑडिट एविडेंस है एक चीज को लेके, दो ऑडिट एविडेंस है एक चीज को लेके और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दो ऑडिट एविडेंस है एक चीज को लेके दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो यानी आपको अब थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक स्टेटमेंट कहता है बैलेंस होना चाहिए 1000 रुपए, बैंक से जो कंफर्मेशन आई है वो कहती है बैलेंस होना चाहिए 990 रुपए। मैंने कहा 10 रुपए का भी फर्क क्यों है? बैंक स्टेटमेंट भी बैंक की साइड से निकाला है, बैंक कंफर्मेशन भी बैंक की तरफ से आई है, क्यों है 10 रुपए का फर्क? क्या मैनेजमेंट ने बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ में एडिटिंग करी है, या जब बैंक कंफर्मेशन आ रही थी तो वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है? कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने अलर्ट रहना है अगर दो ऑडिट एविडेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इसी से फ्लो में चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? क्या यहां पे भी मैनेजमेंट के मन में चोर है? हो सकता है। तो मैंने कहा सबसे पहले इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू रिलायबिलिटी द क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ, यहां पे कुछ मिसिंग हो गया भाई साहब, which brings into question the reliability of audit evidence। यहां पे आना चाहिए आपके पास audit evidence। I'm not sure यहां पे क्यों रह गया, बट आना चाहिए यहां पे। तो आपने यहां पे याद रखना है information that brings into question the reliability of audit evidence। सर क्यों? क्योंकि अगर आपके दोनों ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो पक्की बात है एक ज्यादा रिलायबल नहीं है, एक ज्यादा रिलायबल नहीं है, एंड दिस इज नथिंग बट एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। दिस इज नथिंग बट एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। अब जवाब देना आप मुझे, आपसे जवाब चाहिए मुझे। अगर फ्रॉड की इंडिकेशन है दो ऑडिट एविडेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्या सीधे सीधे ऑडिट प्रोसीजर से काम चल जाएगा या आपको अब कुछ एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी? आपको एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी क्या? ये चेक करने के लिए कि कौन सा एविडेंस सही है कौन सा गलत है और क्या गड़बड़ चल रही है जिस वजह से दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करें। सच्ची बताना, हाँ या ना? आर यू गेटिंग अ फील ऑफ दिस? पहले क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस थे, कॉन्ट्राडिक्टिंग थे, यानी मेरा अब सवाल उठेगा कौन सा रिलायबल है कौन सा नहीं। कहीं ना कहीं फ्रॉड की भी खुशबू आ रही है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? अब आपके बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स, जो देसी ऑडिट प्रोसीजर है उनसे काम नहीं चलेगा। मे बी यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर इन दिस केस। इस केस में फिर आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। क्या ये चारों बातों का फ्लो समझ आया? फटाफट मेरे साथ बोलो और मुझे रिकॉल करवाओ क्या है चार बातें।
कौन सी 4 चीजों को लेकर अलर्ट रहना है? कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टिंग है यानी इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। फ्रॉड की खुशबू आई, बोलो किसकी खुशबू आई? मैगी की नहीं, फ्रॉड की खुशबू आई हमको, एंड कहीं ना कहीं हमको अब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ सकते हैं टू रिजॉल्व अवर डाउट्स। सच्ची सच्ची बताओ, क्या चारों पॉइंट्स का फ्लो समझ आया? फटाफट देखो एंड कंफर्म करो। कम ऑन, प्लीज रीड एंड कंफर्म मी, क्या ये चारों बातें क्लियर हुई? क्लियर है? जी सर। अब एक बात बताओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके मैंने कौन सी रिस्क रिड्यूस करी? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करके आपने कौन सी रिस्क रिड्यूस करी? सर आपने रिस्क रिड्यूस कर दी अपने दिल पे चोट लगने की। आपने रिस्क रिड्यूस कर दी अपने दिल पे चोट लगने की। मुझे बताओ, दिल पे चोट लगेगी तो आवाज क्या आएगी? अगर मेरे दिल पे चोट लगेगी तो आवाज क्या आएगी? सर आवाज आएगी उई। सर उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। अगर आपको लगता है दया कुछ गड़बड़ है तो आपको पकड़ लेनी चाहिए, फिर गड़बड़ क्या है? अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, यानी जिस तरह से आप हर ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन ड्रॉ करते हो वैसा कंक्लूजन फिर आप ड्रॉ नहीं करोगे। अगर आपको लगता है दो ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है तो फिर आप थोड़ा और एक स्टेप आगे जाके कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लगोगे, आप ओवर जनरलाइज नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो ओवरलुक नहीं करोगे सर्कमस्टेंसेस को, प्लस आप ओवर जनरलाइज नहीं करोगे व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन। आई का क्या मतलब है? इन एप्रोप्रिएट अजम्पशन। आप बच जाओगे इन यूजिंग इन एप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिटरमाइनिंग the nature, timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof। यानी ऑडिट प्रोसीजर्स जब आप डिसाइड कर रहे हो क्या परफॉर्म करने हैं और उससे जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा उसको कैसे इवेल्युएट करना है, वहां पे भी आप इन एप्रोप्रिएट अजम्पशंस लेने से बच जाओगे। तो यही 3 बातें याद रखनी है। उई का क्या मतलब है? ओवर लुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड using inappropriate assumptions when designing the nature, timing and extent of audit procedures and drawing the conclusions thereof। यही बात है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। फटाफट एक बार वापस रिवाइज करते हैं। सर क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? इट इज एन एटीट्यूड। आंटी जी का एटीट्यूड करके इसको याद रखना। क्या थी 3 चीजें? सर सबसे पहले तो सवाल उठा, कहां से आए हो, किस चीज का दाग है? क्यों उठ पाया सवाल? क्योंकि आंटी जी अलर्ट थी। बोलो मेरे साथ, क्योंकि आंटी जी अलर्ट थी। सो क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू द सर्कमस्टेंसेस, एंड थर्ड थिंग नाउ शी विल क्रिटिकली एग्जामिन द ऑडिट एविडेंस। अब एक बात बताओ, इससे मैंने कौन सी चीजों को लेकर अलर्ट रहना है? याद आएगा बैंक स्टेटमेंट वर्सेस बैंक कंफर्मेशन, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। एक ऑडिट एविडेंस दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कहीं ना कहीं फ्रॉड की खुशबू आ रही है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। देन रिस्क किसकी रिड्यूस हो गई? बोलो दिल पे चोट लगने की। बोलो 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 बोलो, किसकी रिस्क रिड्यूस हो गई? सर दिल पे चोट लगने की। क्या आती है आवाज दिल पे चोट लगती है? बोलो उई। सर उई का क्या मतलब? इतनी जोर से बोलो कि घर वाले भी बोले क्या हुआ बच्चे को। जोर से चिल्ला के बोलो सर उई। सर उई का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजन एंड यूजिंग इनएप्रोप्रिएट असम्पशंस इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का पूरा टॉपिक रिवाइज करो, रिकॉल करो, देन ओनली वी विल मूव अहेड। इसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फटाफट इसको याद करो। कम ऑन, यू कैन डू इट। बोल बोल के करनी है सारी चीजें, ठीक है? रीड नहीं करना, रिकॉल करना है जो बातें हमने अभी डिस्कस करी। देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है।
वेरी गुड जैस्मिन। वैभव ध्यान से सुनना। तो वैभव का ये डाउट है कि ये बताओ सर इन एप्रोप्रिएट अजम्पशंस का क्या मतलब है। आपने इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करी है, आपने इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी। सर कौन सा इंटरनल कंट्रोल? एक इंटरनल कंट्रोल जो जनरली हर एंटिटी में होता है, किसी भी इंप्लॉय को अपने खर्चे रीइंबर्स कराने होते हैं एंटिटी से। फॉर एग्जांपल अगर मैं एज एन एम्प्लॉय नोएडा में रहता हूं, मेरी जो एंटिटी है वो गुड़गांव में है, अगर मैं नोएडा टू गुड़गांव ट्रेवल करूंगा तो जो भी मेरा कैब का खर्चा होगा एंटिटी डिसबर्स करेगी। एज एन ऑडिटर ये वाला जो इंटरनल कंट्रोल था ऑडिटर ने चेक कर लिया। ऑडिटर ने कैसे चेक किया? मैंने अपने एक्सपेंसेस सबमिट करे, मैंने अपने एक्सपेंसेस सबमिट करे, इसके लिए डॉक्यूमेंट ऑडिटर ने चेक किया, वो एक्सपेंसेस अप्रूव हुए सिस्टम में, ये भी चीज ऑडिटर ने सिस्टम में से चेक कर ली, ये भी चीज ऑडिटर ने सिस्टम में से चेक कर ली। तो क्या इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली? जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, आंसर इज यस। अब ऑडिटर चल रहा था एंटिटी में, ठीक है, एंटिटी में जाके ऑडिट होता है, वो जा रहा था, दोपहर का टाइम था, लंच करने के लिए जा रहा था, तभी वो एक कैबिन के बाहर से निकला, तभी वो एक कैबिन के बाहर से निकला और कैबिन के अंदर से पता है क्या आवाज आ रही थी? सर मेरे ना 5,000 के कैब के बिल्स हुए हैं, मेरे ना 5,000 के कैब के बिल्स हुए हैं, क्या मैं इनको 5,000 की जगह 10,000 डाल दूं? तो मैनेजर ने कहा हाँ डाल दो, मैनेजर ने कहा हाँ डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 5,000 की जगह 10,000 डाल दो। ये बात ऑडिटर ने सुन ली। इसके बाद और बात हुई, मैनेजर ने कहा चिंता मत करो, आप 10,000 डाल दो और जो भी आप एक्स्ट्रा डालोगे वो मैं अप्रूव कर दूंगा, बट आधा आधा बांट लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे। अब एक बात बताओ, क्या मैं कंट्रोल्स को इफेक्टिव मानूं और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लोअर मानूं, या एक्चुअल में तो बैंड बजी पड़ी है, कंट्रोल्स की हवाइयां उड़ी पड़ी हैं और अब मेरे को थोड़ा सतर्क रह के चलना पड़ेगा। सच्ची सच्ची बताओ क्या हुआ है यहां पे? जिस बच्चे का ये सवाल था वैभव, दोस्त मुझे अब एक बात बताओ, आर द कंट्रोल्स एक्चुअली इफेक्टिव या मेरे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मेरी सतर्कता ने मेरे को बचा लिया? आप बताओ, क्या अब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कम होंगे या बढ़ जाएंगे? प्लीज टेल मी द आंसर, क्या होगा इस केस में? व्हाट डू यू फील will happen in this case? क्या होना चाहिए? बताओ बताओ बताओ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बताओ, जब तक आप बता रहे हो तब मैं एक चीज ठीक कर लेता हूं। इंक्रीज हो जाएंगे, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब हमारे ऑडिट प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएंगे। यही बात है, यही फायदा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। माइक लगा लेते हैं। यही फायदा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का कि आप अपने ऑडिट प्रोसीजर फिर सोच समझ के डिसाइड करते हो। अब आता है सर सवाल, प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? तो जजमेंट इज बेसिकली एप्लीकेशन, इट इज बेसिकली एप्लीकेशन। सारे बच्चे यहां पे फोकस करेंगे सर इसका क्या मतलब है? प्रोफेशनल जजमेंट इज अप्लाइंग। क्या चीज अप्लाई करते हैं? जो भी चीजें आपने सीए के कोर्स में सीखी हैं, जितनी भी चीजें आपने सीए के कोर्स में सीखी है, जब आप उनको अप्लाई करने बैठते हो उसको प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने नॉलेज गेन करी, जो आपने नॉलेज गेन करी अपनी टेक्स्ट बुक्स में, वो चीज प्लस जो आपने ट्रेनिंग ली अपनी आर्टिकलशिप में, और फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, जब आप उसको अप्लाई करते हो इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग या एथिकल स्टैंडर्ड्स, ताकि आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, इसको हम प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं। सर कौन कौन से एरिया में प्रोफेशनल जजमेंट लगती है? मैं कहता हूं पूरे ऑडिट के प्रोसेस में प्रोफेशनल जजमेंट लगती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? ऑडिट प्लान करते हैं। उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कैसे डिसाइड होते हैं कितने ऑडिट प्रोसीजर्स करने, कितनी मेहनत करनी है, रिस्क कितनी है उसके बेसिस पे, मटीरियलिटी कितनी है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले निकलती है मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। उसके हिसाब से आप बनाते हो कि आपको कितने ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। ऑडिट प्रोसीजर करके क्या मिलेगा? ऑडिट एविडेंस। वेरी वेरी गुड। फ्लो बना लो, बस फ्लो बना लो, ऑडिट तुमको सबसे आसान लगने लगेगी। सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करें? मटीरियलिटी लेवल। कैसे पता चलेगा? आप उस एंटिटी को समझो कि उस एंटिटी में किस यूजर को कितनी दिलचस्पी है,
एक यूजर का डिसीजन कितनी अमाउंट से अफेक्ट होता है वो आपने निकाल ली, उसके साथ साथ आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ऑडिट रिस्क निकाल ली। जब आपने ये दोनों चीजें निकाल ली, आपको लगता है ऑडिट रिस्क हाई है, तो आप अपने फिर ऑडिट प्रोसीजर्स की मात्रा बढ़ा दोगे। यू विल डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। अब आपने इवेल्युएट करना है कि क्या ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, तो ये इवेल्युएट करना भी एक प्रोफेशनल जजमेंट की कला है। ऑडिट एविडेंस में हम क्या निकालते हैं सर? हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन। अगला पॉइंट भी यही है, ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ये असेस करना कि मैनेजमेंट ने रीजनेबल एस्टिमेट्स बनाए हैं कि नहीं, ये भी एक प्रोफेशनल जजमेंट है। एंड लास्ट पॉइंट इज, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट द मैनेजमेंट की जजमेंट इन अप्लाइंग द एफआरएफ। अगर आपको जज करना है कि मैनेजमेंट ने ठीक जजमेंट लगाई है कि नहीं, आप अपनी ऑडिटर की जजमेंट लगा सकते हो। तो अगर आपको ऑडिट का प्रोसेस आता है तो पूरे ऑडिट प्रोसेस में प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई होती है। 4 नंबर का सवाल ऐसे ही आपसे पूछ सकता है, व्हाट आर द वेरियस प्लेसेस, और एग्जांपल दो कहां कहां ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करता है। तो मैं कहता हूं सबसे पहले आता है हमारे पास मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ये जज करना कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क पहला आ गया। इस ऑडिट रिस्क के हिसाब से आपने डिसाइड किया नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या मिला? बोलो 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 बोलो, तुम सुन रहे हो, बोलना भी पड़ेगा। ऑडिट प्रोसीजर करके क्या मिला सर? हमको मिला ऑडिट एविडेंस। तो अब असेस करो ना कि क्या ये सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है, एंड देन उससे हम क्या ड्रॉ करेंगे? कंक्लूजन। सर एक पॉइंट याद नहीं आ रहा, सबसे आसान पॉइंट वही है, मैनेजमेंट की जजमेंट चेक करने के लिए हम अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा सकते हैं। जल्दी से बताओ, क्या प्रोफेशनल जजमेंट का टॉपिक मुश्किल है क्या? सबसे आसान टॉपिक है। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग योर डिसीजंस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नॉलेज जो अब आप पढ़ाई कर रहे हो, ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप, एक्सपीरियंस जो आप आफ्टर क्वालिफिकेशन अचीव करोगे। सो नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जब आप इसको अप्लाई करते हो इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स टू टेक इन्फॉर्म डिसीजंस ड्यूरिंग ऑडिट, इसको आप प्रोफेशनल जजमेंट कहते हो। कहां कहां अप्लाई होती है? ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। क्विकली गो थ्रू दिस टॉपिक, रिकॉल करो एंड देन कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, यू कैन डू इट। अभी के अभी इसको हम निपटा देते हैं। एक बच्चे का डाउट था, सर ओवर जनरलाइजिंग की बात बताओ। हमेशा जो व्यक्ति आपको अच्छा दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। तो अगर आप मैनेजमेंट के साथ थोड़ी देर बैठे, आपने चाय नाश्ता किया और आपको वो लोग अच्छे लग रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो अच्छे हो। ऑडिट करते वक्त सतर्क रहना, क्या पता मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के साथ भी दिक्कत हो। अगर वो आपको बोलते हैं आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते क्रेडिटर को, वो बोलते हैं आप क्रेडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, आपने पूछा क्यों, उन्होंने कहा क्रेडिटर के साथ हमारा केस चल रहा है इसलिए आप नहीं भेज सकते, दिक्कत आ जाएगी। आपने कहा केस के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आपने कहा केस के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको जो इंसान बोलेगा बहक जाओगे। आपने कहा केस के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, मैनेजमेंट नहीं दिखा पाई। क्या जो मैनेजमेंट अभी तक आपको अच्छी लग रही थी अब थोड़ी खराब लगने लगेगी? क्यों लगने लगेगी? क्योंकि आपका क्वेश्चनिंग माइंड है। आप ऐसी किसी की बात नहीं मान लेते, आप सोचते हो, समझते हो, फिर जाके डिसीजन लेते हो। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चनिंग माइंड। तो ओवर जनरलाइज मत करो किसी को भी कि ये अच्छा है ये खराब है, नहीं। टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दैट इज कॉल्ड
ओवर जनरलाइजिंग। बट आपको ना इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है, आप कोई बोलो चुपचाप आपको तीनों पॉइंट याद आ जाएंगे, ओवर लुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग, इनएप्रोप्रिएट असम्पशन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल जजमेंट क्लियर है? फटाफट बताओ हाँ या ना। इज द प्रोफेशनल जजमेंट टॉपिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताए, इज इट क्लियर, यस और नो? अब आ जाओ अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ऑडिट रिस्क। अब सारे बच्चे आ जाओ इस टॉपिक पे फटाफट, जिसका नाम है ऑडिट रिस्क। सर ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है? बिना चीटिंग करे जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। ऑडिटर का काम क्या है? आई वॉन्ट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आई वॉन्ट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। आप बताओ अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से आपको क्या समझ आता है? ऑडिटर का काम क्या है? वॉट इज द वर्क दैट हैज बीन गिवन टू द ऑडिटर? क्या काम है ऑडिटर का? अल्टीमेटली व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? चलो यही बता दो, अल्टीमेटली आप यही बता दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का। देखते कौन सा बच्चा जाग रहा है, कौन सा बच्चा सारी बातें सुन रहा है। टुडे आई विल गेट टू नो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ओपिनियन देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट देना। बेसिकली रिपोर्ट में हम क्या देते हैं सर? हम रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देते हैं। वेरी वेरी गुड। हमारा काम है, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या देंगे? ओपिनियन देंगे। तो क्या लगता है ऑडिट रिस्क क्या है? क्या लगता है ऑडिट रिस्क क्या है? सर ऑडिट रिस्क यही है, कहीं ये ओपिनियन गलत ना हो जाए, कहीं ये ओपिनियन गलत ना हो जाए, कहीं हमसे ये भूल ना हो जाए कि एज एन ऑडिटर हम गलत ओपिनियन दे दें। सर गलत ओपिनियन किस सेंस में? गलत ओपिनियन किस सेंस में? गलत ओपिनियन इस सेंस में कि आपने दे दी क्लीन रिपोर्ट, आपने दे दी क्लीन रिपोर्ट, या आपने दे दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन, आपने दे दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। ओ माय गॉड, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हुए भी आपने दे दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर आपसे ऐसी भूल होगी, अगर आपसे ऐसी भूल होगी तो इसकी कोई माफी नहीं है, यहां फिर आपकी ऑडिट रिपोर्ट गलत हो जाएगी। सर क्या ऑडिट रिस्क ये भी है कि हम दे दे मॉडिफाइड ओपिनियन और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? हमने दे दिया मॉडिफाइड ओपिनियन ये मानते हुए कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और जबकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस तरह का ओपिनियन दे दो। ऑडिटर बेवकूफ थोड़ी है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है फिर भी कह रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। वो तो तभी होती है ना जब मिलती है। तो एक ही इसमें ऑप्शन पॉसिबल है और वो यही ऑप्शन है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे दे, इस सेंस में कि उसने दे दी क्लीन रिपोर्ट, उसने दे दी अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। रिस्क दैट एन ऑडिटर एक्सप्रेसेस इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। सर किस चीज को लेके इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। जो मैंने एग्जांपल आपको लिखवाया था आखिरी में, हमने क्या किया था? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाली कि सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है 10%। उस 10% में से भी चांसेस है कि ऑडिटर 20% ही नहीं पकड़ पाएगा, वो 20% ही डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाएगी, वो कितनी हुई? मैंने कहा वो रह गई मात्र 2%। वही हमने सीखा था। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जब हमने सीखा तो हमने यही रिस्क सीखी थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बिफोर द ऑडिट बिगिंस। तो इट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को बदला नहीं जा सकता, इनहेरेंट रिस्क का कुछ नहीं किया जा सकता, ये रहेगी ही रहेगी। ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन,
susceptibility of an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure to a misstatement which could be material individually or when aggregated with other misstatement before considering the control. यानी कंट्रोल को कंसीडर करे बिना क्या रिस्क है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। यहां पे सर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है असर्शन, उसके साथ तीन बातें लिखी है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। इसके बारे में थोड़ा और बताओ, सारे बच्चे नोट्स पे आओ, बताता हूं क्या होती है असर्शन। ये वर्ड आपने इंटर में भी बहुत बार पढ़ा होगा और कई बच्चों को अभी तक भी नहीं पता असर्शन का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना, 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में पूरी की पूरी बात समझ आ जाएगी। जस्ट फोकस है। असर्शन कुछ नहीं है बल्कि बातें हैं। सर क्या बातें हैं जो मैनेजमेंट आपसे कहना चाह रहा है, या तो डायरेक्टली कह रहा है या इनडायरेक्टली कह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट में आपको लिख के दे रखा है बैंक बैलेंस 1000 रुपए, अगर मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट में लिख के दे रखा है बैंक बैलेंस 1000 रुपए, मैं आपको एक बात बोलूं, इसने सिर्फ ये नहीं लिखा, इसने कम से कम आपके साथ 4 बातें करी हैं। सर क्या 4 बातें करी हैं? ERCV। ई का क्या मतलब है? एग्जिस्टेंस। आर का क्या मतलब है? राइट। सी का क्या मतलब है? कंप्लीटनेस। एंड वी का मतलब है वैल्यूएशन। 4 बातें मैनेजमेंट ने इनडायरेक्टली आपसे करी है। सर 4 बातों का क्या मतलब है? ध्यान से समझना। ई फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये 1000 रुपए का बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है। ये जो आप 1000 रुपए का बैंक बैलेंस देख रहे हो, ये एक्चुअली मान लो एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई के अकाउंट में ये एग्जिस्ट करता है। क्या मैनेजमेंट ने डायरेक्टली आपको ये बात बोली है या इनडायरेक्टली बोली है? सर इनडायरेक्टली बोली है, आपने समझ ली। राइट का क्या मतलब है? इस 1000 रुपए पे हमारे पास राइट है, किसी और एंटिटी के पास ये राइट नहीं है, ये हमारे 1000 रुपए का बैलेंस है। तो आप इसको कैसे चेक करते हो? आप मंगाते हो बैंक से कंफर्मेशन। उस बैंक कंफर्मेशन पे आपकी एंटिटी का नाम लिखा होता है और एंटिटी का बैंक बैलेंस लिखा होता है, जिससे आपको पता चलता है हां इसी एंटिटी का है। कंप्लीटनेस यानी सिर्फ यही 1000 रुपए का बैंक बैलेंस है, किसी और बैंक में हमारा कोई खाता नहीं है, हमने कुछ भी यहां पे ओमिट नहीं किया है। अगेन ये आप कैसे चेक करते हो? मैनेजमेंट से पहले तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो कि उसके कौन कौन से बैंक बैलेंसेस हैं, फिर आप उन बैंक्स को बोलते हो कि आप इसके सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हमको दो। तो अगेन आप कंप्लीटनेस चेक करते हो और वैल्यूएशन, अगेन वहां पे अमाउंट लिखी आती है जिससे आपको वैल्यूएशन पता चल जाती है। अब एक बात बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैंक बैलेंस 1000 रुपए लिखा होता है या ये 4 बातें भी लिखी होती है? ये 4 बातें लिखी है या हमको खुद ही समझनी है? आप बताओ, कम ऑन प्लीज टेल मी। यही असर्शंस है, बातें कुछ अनकही सी कुछ अनसुनी सी होने लगी, यही है असर्शन। मैनेजमेंट ने कही नहीं, आपने सुनी नहीं, बट आपने समझ लिया कि मैनेजमेंट आपसे यही बातें कहना चाह रहा है। इसको असर्शन कहते हैं। बताओ क्या असर्शन का मतलब समझ आया? दीज आर नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। दे कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी सामने सामने बता रहा है, इम्प्लिसिट यानी लिखी नहीं है बट कहने की कोशिश कर रहा है। एंड दीज आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छुपी हुई है। कम ऑन, इज द असर्शन मीनिंग क्लियर? बताओ हां या ना। बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है असर्शन का मतलब? बताओ। यस सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई अकाउंट बैलेंस की असर्शन। ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी ये थी अकाउंट बैलेंस की असर्शन। ऐसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की भी हो सकती है। सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? अकाउंट बैलेंस यानी बैलेंस शीट के आइटम, अकाउंट बैलेंस यानी बैलेंस शीट के आइटम्स। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी ये हैं आपके पीएनएल के आइटम, ये हैं आपके पीएनएल के आइटम। सर इसमें क्या क्या असर्शंस हो सकती है? इनको हम बोलते हैं OCACC। OCACC सर, ओ फॉर अकरेंस,
C for completeness, A for accuracy. अगला C का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन. एंड एक और C का क्या मतलब है? कट ऑफ. कट ऑफ क्या मतलब है सर इसका? फॉर एग्जाम्पल आपके पीएनएल में आ रही है परचेजेस. ये परचेजेस कितने की आ रही है? मान लो 2000 रुपए की. तो इस 2000 में अगेन मैनेजमेंट ने आपको ये सारी बातें कह दी कि इस साल 2000 रुपए की परचेजेस अकर हुई है. इस साल 2000 रुपए की परचेजेस अकर हुई है, यानी हमने 2000 रुपए की परचेजेस करी है. प्लस 2000 रुपए की ही परचेजेस करी है, कोई और परचेज नहीं करी है. 2000 रुपए की ही परचेजेस करी है, कोई और नहीं करी, यानी कंप्लीटनेस की भी बात हो गई. एक्यूरेसी, 2000 रुपए करेक्ट अमाउंट है. ये जो 2000 रुपए की अमाउंट हमने निकाली है ये एकदम करेक्ट है, तो इसमें एक्यूरेसी भी आ गई. अब आता है सर क्लासिफिकेशन. इस परचेजेस में कोई भी ऐसी अमाउंट नहीं है जो हमने अपनी बिल्डिंग के लिए परचेज करी जो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी. फिर से सुनना, इन परचेजेस में कोई भी ऐसी परचेजेस नहीं है जो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी या किसी और हेड में जानी चाहिए थी. परचेजेस में केवल परचेजेस का ही अमाउंट आया जो भी हमने रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की परचेजेस करी है. एंड लास्ट पॉइंट इज कट ऑफ. कट ऑफ का क्या मतलब है? अगर ये पीएनएल फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है, अगर ये पीएनएल फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है तो सिर्फ वही परचेजेस आई है जो 22-23 में हुई है, ना उसके बाद की ना उससे पहले की. हमने कट ऑफ लगा दिया कि 22-23 की ही परचेजेस आएंगी. अगेन क्या मैनेजमेंट ने ये बातें एक्सप्लिसिटली कही है या दीज आर इंप्लिसिट points, implicit representations of management which are embodied in the financial statement? Please tell me again, क्या आपको ये बात समझ आई? So assertions are regarding three things, A, B, C, D. सर ये तो 4 हो गई. नहीं, 3 ही है. A, B का मतलब है अकाउंट बैलेंस, जो हमने बैलेंस शीट की बातें करी. ओ ERCV. ERCV का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन बताओ कौन से केस में होगी? सर बैलेंस शीट में 2 आइटम्स होते हैं, एसेट्स आर अवर राइट, लाइबिलिटीज दे आर अवर ऑब्लिगेशन. प्लस 2 चीजें और आएंगी, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन. पर जब बात होती है पीएनएल के आइटम्स की, दैट इज द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, इसमें आता है OCACC, अक्रेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ प्रोसीजर. दिस इज कॉल्ड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. सर डी का क्या मतलब है? डी फॉर डिस्क्लोजर्स, यानी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं बनते, डिस्क्लोजर्स भी बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, उनको भी आपको चेक करके चलना पड़ता है. कम ऑन नाउ लेट मी नो, इज दिस असर्शन टॉपिक कंप्लीट? क्या आपको असर्शंस में अब आगे जाके कभी भी फील होगा कि हमको असर्शंस का मतलब नहीं पता, या असर्शंस में ये ABCD बातें क्यों लिखी हैं? प्लीज टेल मी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर और नॉट? फटाफट एक बार इनको नोट डाउन कर लो एंड देन लेट मी नो. फटाफट इनको नोट डाउन कर लो एंड देन लेट मी नो. कट ऑफ की बात हमने कर ली कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही आना चाहिए. ठीक है, फटाफट आप इसको नोट डाउन करो और मुझे कंफर्म करो. कम ऑन. ऑलवेज याद रहेगा. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. डन सर. चलो अब बढ़ते हैं आगे. असर्शंस आई होप समझ आ गई. हाँ सर समझ आ गई. सो इनहेरेंट रिस्क को वापस पढ़ते हैं. सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन. सक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन यानी क्या चांसेस हैं एक असर्शन की अबाउट ABCD, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर,
कि उसमें कोई मिस स्टेटमेंट हो जो कि मटीरियल हो, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट हो जो कि मटीरियल हो, या तो इंडिविजुअली या व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट्स बिफोर कंसीडरिंग कंट्रोल। अभी हमने कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं किया। कंट्रोल रिस्क क्या होगी? कंट्रोल रिस्क यही है कि कंट्रोल्स को जो हमने काम दिया था प्रिवेंशन, या तो प्रिवेंट कर दो मटीरियल मिस स्टेटमेंट को, या प्रिवेंट नहीं कर पा रहे तो डिटेक्ट कर लो, और अगर डिटेक्ट कर लिया तो करेक्ट कर लो। तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन। रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन असर्शन, वही सेम लाइन जो भी यहां पे हमने डिस्कस की थी। असर्शन अबाउट ए बी सी डी, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर will be material individually or when aggregated with other misstatements. It will not be, वही तीन बातें जो मैंने आपको बताई, prevented, detected और corrected on a timely basis by entities internal control. तो कंट्रोल रिस्क ये रिस्क है कि जो काम कंट्रोल का है ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली मैनर, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। आई होप ये असर्शंस वाले टेक्निकल टर्म्स भी अब आपको क्लियर है। दे आर नो मोर टेक्निकल बट अ नॉर्मल वर्ड्स फॉर यू। ये रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट दो लेवल्स पे हो सकती है। सर दो लेवल का क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब है रिस्क रिलेट्स परवेसिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। ये एक ऐसी रिस्क है जो काफी सारी असर्शंस को इफेक्ट करती है। एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम, अगर एंटिटी का जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसको ठीक से एडिशंस भी नहीं आती, ये जो एंटिटी का अकाउंटिंग सिस्टम में इसमें एरर है, ऐसा एरर है इसमें, एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा एरर है कि ये ठीक से एडिशंस भी नहीं कर पाता, तो क्या लगता है एक्यूरेसी की बैंड बज गई? क्या लग रहा है? एक्यूरेसी की बैंड बज गई? हाँ सर एक्यूरेसी की बैंड बज गई। एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में फर्क आएगा या सारी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की बैंड बजेगी? सर सारी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की बैंड बजेगी। अगेन it is limited to one class of transaction or it will potentially affect many assertions and many class of transaction, it will affect many transactions। तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एलिमेंट तक सीमित है या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब करेगी? सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये बैंड बजाएगी। तो अगर कोई ऐसी रिस्क है जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। और अगर हम असर्शन लेवल की बात करें तो इट रिलेट्स टू दैट एबीसीडी, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स। तो यही आपने दो बात याद रखनी है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपने दो लेवल्स पे देखनी है। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या कंपनी अकाउंटिंग सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल्स ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं। फिर आप देखोगे असर्शन लेवल पे कि अगर मैं बात करूं सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस की, जैसे बैंक है, सिंपल सा लेते हैं, बैंक है, इसके रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके रिगार्डिंग जो हमारे चीजें हैं ये सब ठीक से काम कर रही है कि नहीं, इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो दो लेवल हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसने कहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। क्यों निकाल रहे हैं हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असर्शन लेवल पे? सिंपल एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझना। ट्रेड रिसीवेबल्स ले लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके एकदम शानदार है, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी। सारे बच्चे मुझे थम्स अप देंगे अभी चैट बॉक्स पे। जो बच्चा सबसे पहले थम्स अप देगा उसको आज मेरी तरफ से पहली चॉकलेट इस ऑडिट रेगुलर बैच की। सारे बच्चे मुझे थम्स अप दो कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स चकाचक है ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी तो ज्यादा होगी। सारे बच्चे फटाफट मेरे को देंगे थम्स अप, प्लीज गिव मी थम्स अप। देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है, बताओ। अरे बहुत आसान है, तुमको चैट बॉक्स में जहां पे वो बना हुआ है ना इमोजी, वहां से थम्स अप देना है फटाफट। ओजस्विनी और वैभव का दिमाग हो गया खराब, ये कह रहे हैं सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी। बाकी बच्चे भी धीरे धीरे थोड़े पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं नहीं सर रॉन्ग है, कम होगा। कोई बच्चा समझदार है ही नहीं यहाँ पे, सारे के सारे नलायक। इफ इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी लेस। ये आया समझदार बच्चा, वेरी वेरी गुड। यक बोटे वेंकटा, वेरी वेरी गुड सर, दो दो थम्स अप आ गए, क्या बात है। जैसे ही मैंने बोला समझदार बच्चे नहीं है, दो समझदार बच्चे अभी क्रॉप अप हुए हैं, दो समझदार बच्चे क्रॉप अप हुए और बाकी सारे के सारे नलायक। भाई साहब
जिन बच्चों ने थम्स अप दिया उनसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिनको नालायक बोल रहा था वो बल्कि अच्छे बच्चे हैं। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, ध्यान से समझना, पकड़े गए तुम सारे के सारे। इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रॉन्ग है, हाँ एक और बच्चा आया फंसे में, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो क्या कंट्रोल रिस्क हाई होगी या लो होगी? जिन बच्चों ने थम्स अप दिया उनसे सवाल है अब मेरा। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी कम होगी? अरे सर कम होगी ना, फिर कंट्रोल रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। अगर कंट्रोल रिस्क कम है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी तो यही होती है, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, तो ये भी तो कम हो जाएगी। सो वेरी गुड, जिन बच्चों ने थम्स अप नहीं दिया, जिन्होंने मेरी डांट खाई, तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, शानदार बच्चे हो। ये जो थम्स अप वाले बच्चे हैं, फटाफट इस बात को देखो और मुझे कंफर्म करो क्या तुमको ये बात समझ आई? इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है, इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। कम होगी तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी कम होगी, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ कैसे गई? नालायक, जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ आई तुमको, हाँ या ना? प्लीज टेल मी फास्ट। कह रहे कंट्रोल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी, थम्स अप भी दे रहे हैं। फंस गए तुम सारे के सारे, जल्दी से बताओ। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलो जिस जिस बच्चे ने थम्स अप दिया, वरना मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कान पकड़ के सॉरी बोलो, बोलो सर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, सोच समझ के आपको जवाब देंगे चैट बॉक्स पे। सबका टाइम खराब किया तुमने, ठीक है। मैं सोच रहा था इस टॉपिक से आगे बढ़ जाएंगे, सारे बच्चों को मैं बोलूंगा वेरी वेरी गुड, तुमने टाइम रोक दिया सारा। बताओ जिस जिस बच्चे ने थम्स अप दिया क्या ये बात समझ आई, हाँ या ना? कम ऑन, कहां छुप के बैठे हो तुम सारे के सारे, जल्दी से बाहर आओ। सॉरी सर, आगे से हम ये बात ध्यान रखेंगे और ये गलती नहीं करेंगे। वेरी वेरी गुड, जितनी गलतियां करनी है क्लास में कर लो, एग्जाम हॉल में तुम एकदम शानदार तरीके से बढ़ने चाहिए। तो अब इन्होंने क्या बोला, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। क्यों निकाल रहे हैं हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? तो मैंने तुमको यही बात समझाने के लिए इस एग्जांपल को लिया था कि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स के इंटरनल कंट्रोल मैंने कहा चकाचक है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी कम हो जाएगी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाएगी। तो अब बताओ, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो मेरे जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ये मैं बढ़ा दूं या कम कर दूं? सर अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है, दैट मींस दे वुड हैव बीन एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो एज एन ऑडिटर यू नीड नॉट डू मच ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। अगर आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कम भी रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही बात यहां लिख रखी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल आर असेस्ड to determine the nature, timing and extent of further audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence. This evidence enables the auditor to express an opinion on financial statement that reduces the audit risk to an acceptably low level. Audit risk zero नहीं हो सकती due to inherent limitations of auditing. Detection risk क्या है? Risk that the procedures performed by auditor to reduce the audit risk to acceptably low level may not detect the misstatements which exist and which may be material. इसको हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। फटाफट एक बार देख लो इस टॉपिक को, ऑडिट रिस्क को, और मुझे कंफर्म करो क्या ये ऑडिट रिस्क वाला टॉपिक क्लियर है। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज पूरे ऑडिट में हम इन्हीं बातों की बातें करेंगे। एंड वेरी हैप्पी विद द स्टूडेंट जो मेरे बहकावे में नहीं आए, तुम अपनी पीठ थपथपा सकते हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डन 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 डन, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइए हाँ या ना। इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? बस खत्म होने वाला है ये चैप्टर, अब कुछ ज्यादा नहीं रह गया है।
नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वैसे एक छोटा सा मेरे को आपको टॉपिक समझाना है, उसके बाद नथिंग इज लेफ्ट इन दिस टॉपिक। कम ऑन, बताओ, क्लियर है? बोलो बोलो। जल्दी बताओ भाई, बढ़े आगे। क्लियर है सर? चलें? चलो सर, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट वन ऑफ द स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक्स, जस्ट अ स्मॉल रिवीजन ऑफ योर ऐसे 705। याद है ऐसे 705 करके आपका एक ऐसे होता था? ये ऐसे 705 सर किस बारे में था? दिस इज अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। जब आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करते थे तो इसके बारे में आपसे 705 बात करता था। तो अभी तक जो हम बोल रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो हम अपना ओपिनियन कैसे मॉडिफाई करेंगे, इसके बारे में ना ऐसे 705 बहुत प्यारी गाइडेंस देता है। ये कहता है 3 तरह के ओपिनियंस है जो आप दे सकते हो। 3 तरह के ओपिनियंस है जो आप दे सकते हो। सर इन ओपिनियंस को क्या बोलते हैं? डाकू। इन ओपिनियंस को कहते हैं डाकू। सर डाकू ओपिनियंस का क्या मतलब है? डी फॉर डिस्क्लेमर, ए फॉर एडवर्स ओपिनियन एंड क्यू फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन एकदम डाकू वाले तरीके से दे सकते हो। सर कब कब कौन सा ओपिनियन होता है, ये बात मैं आपको समझाने वाला हूं, प्लीज फोकस करना। चांसेस है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे थे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे थे, प्लस आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट की खुशबू आई। मैंने बोला नहीं है ना मिली है, मैंने अभी बात नहीं करी है मिली है कि नहीं मिली है, आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट की खुशबू आई। जैसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की किसी भी आपको अजर्शन वाले एरिया से खुशबू आई, किसी अकाउंट बैलेंस से आई या किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से आई या डिस्क्लोजर से आई, किसी भी एबीसीडी की अजर्शन में आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट की खुशबू आई, आपने कहा मैनेजमेंट को ऑडिट एविडेंस दिखाओ। आपने कहा मैनेजमेंट को ऑडिट एविडेंस दिखाओ। अब मान लो मैनेजमेंट ने आपको ऑडिट एविडेंस दे दिया, मैनेजमेंट ने आपको ऑडिट एविडेंस दे दिया और ऑडिट एविडेंस प्राप्त करके आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली। ऑडिट एविडेंस प्राप्त करके आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, तो बताओ कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन आना चाहिए एज पर एसए 705? याद करो अपने सीए इंटर के दिन, याद करो अपने सीए इंटर के दिन, और आप मेरे को बताओ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट की खुशबू आई है, मैंने बोला नहीं है ना मिली है या कुछ है, खुशबू आई है मुझे, आप बताओ ऑडिट एविडेंस मैंने मांगा, मैनेजमेंट ने मुझे ऑडिट एविडेंस दे दिया और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली, तो कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा? स्नेहल ने कहा सर यहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं आएगा, यहां पे अनक्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। अच्छा, और कृष्णा ने कहा डिस्क्लेमर आएगा। ओ माय गॉड, कृष्णा ने तो बोला सर ओपिनियन ही मत दो, ओपिनियन ही मत दो, आप तो यहां पे ओपिनियन ही मत दो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई गलती नहीं है तो आप ओपिनियन देने से ही मना कर दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। तुमको सीए फाइनल में भेजा किसने? मुझे चिट्ठी दिखाओ, मुझे आईसीआई की चिट्ठी दिखाओ जिसमें तुमको सीए इंटरमीडिएट में पास किया। ठीक है, ये कैसी कैसी बातें करते हो तुम। फिर अगला बच्चा कह रहा है क्वालिफाइड दो, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड द आंसर इज दैट। अरे भाई जब गलती नहीं है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो ना, या बोलो क्लीन ओपिनियन दो, या तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो या क्लीन ओपिनियन दो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जिस बच्चे ने क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर बोला अभी कान पकड़ के सॉरी बोलो और सर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन,
मैंने तुमको गुमराह करने की कोशिश करी, तुम फिर गुमराह हो गए। क्या कर रहे हो? बी टफ, टफ बनो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, क्लीन ओपिनियन आएगा अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है सर। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। ऑडिट एविडेंस मिल गया है, ऑडिट एविडेंस मिल गया है। अब आपने क्या किया सर? आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी मिल गई, आपको ऑडिट एविडेंस भी मिल गया, और ऑडिट एविडेंस से यह भी पता चल गया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब हम क्या करेंगे? हम इसका इंपैक्ट कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे? अब हम इसका इंपैक्ट कंसीडर करेंगे। क्या ये अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, दैट इज इट इज परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर ये परवेसिव नहीं है। या तो इसका इंपैक्ट परवेसिव होगा, यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम खराब है, या इसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है। सर अगर इसका इंपैक्ट परवेसिव है, इफ द इंपैक्ट इज परवेसिव, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजी हुई है, तो यू विल गिव सबसे खराब ओपिनियन, जिसको हम बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। सारे बच्चे बोलो, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसका इंपैक्ट परवेसिव है, यानी इट इज अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, देन व्हाट ओपिनियन वी विल गिव? वी विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन। सबसे खराब ओपिनियन यही होता है। अगर इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, यानी इट इज लिमिटेड टू अ सिंगल अकाउंट बैलेंस या सिंगल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी इट इज नॉट अफेक्टिंग मैनी असर्शंस, देन हम क्या करेंगे? इस केस में हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। इस केस में सर हम क्या करेंगे? इस केस में वी विल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। हम क्वालिफाइड ओपिनियन देके आगे बढ़ जाएंगे। क्या यहां तक सारी बात क्लियर है? हाँ सर। अब आओ अगला सवाल। हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की खुशबू आई, बट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। अब क्या करेंगे? अगेन इंपैक्ट कंसीडर करेंगे। यहां पे हम इंपैक्ट कंसीडर करेंगे। क्या ये जिस एरिया का ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, उसका इंपैक्ट परवेसिव है या परवेसिव नहीं है, या परवेसिव नहीं है? दो ही ओपिनियन बचे हमारे पास, एक ही ओपिनियन बचा है। अब बताओ कौन से केस में मैं अपना ओपिनियन देने से मना कर दूं? परवेसिव वाले केस में या नॉन परवेसिव वाले केस में? आप बताओ। मेरे पास ऑडिट एविडेंस नहीं है, एक केस में इसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलेट करता है, यानी मैं एक तरह से कह सकता हूं मेरे पास पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके ऑडिट एविडेंस नहीं है। दूसरे केस में एक छोटे से एरिया के रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस नहीं है। आप बताओ कौन से केस में मैं ओपिनियन देने से मना कर दूं? कौन से केस में ओपिनियन देने से मना कर दूं? परवेसिव वाले केस में या नॉन परवेसिव वाले केस में? वेरी गुड प्राची, वेरी गुड नेहल, दोनों ने एकदम सबसे पहले सही जवाब दिया। कह रहे हैं अगर इंपैक्ट परवेसिव है, अगर इंपैक्ट परवेसिव है तो सर एक तरह से आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला। ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो कंक्लूजन कैसे निकालोगे? कंक्लूजन नहीं निकालोगे तो ओपिनियन कैसे दोगे? तो इस केस में आप ओपिनियन देने से मना कर देना। सर ओपिनियन देने से मना कर देना को हिंदी में इंग्लिश ऑडिट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ओपिनियन देने से मना कर देना को ऑडिट की लैंग्वेज में बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसको हम कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अगर आपको लगता है इंपैक्ट परवेसिव है, यानी आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके, तो मेरे दोस्त आप कंक्लूजन किसका निकालोगे? अगर आपके पास दूध नहीं है तो लस्सी किसकी बनाओगे? लस्सी किसी की नहीं बनेगी तो मलाई किसकी निकालोगे? तो सिंपल सी बात है ना, ऑडिट एविडेंस नहीं है तो कंक्लूजन किसका निकालोगे? कंक्लूजन नहीं है तो ओपिनियन कैसे दोगे? तो मैंने कहा ओपिनियन मत दो। सर ओपिनियन ना देने को क्या बोलते हैं? ओपिनियन ना देने को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोलते हैं। अब एक अगला सवाल बताओ। ऑडिट एविडेंस नहीं है और इसका इंपैक्ट परवेसिव भी नहीं है, इसमें क्या करें? दो ही ऑप्शन है, या तो क्वालिफाइड या एडवर्स। बताओ क्या सही लगता है? क्वालिफाइड या एडवर्स? बताओ क्या आना चाहिए? विच ओपिनियन डू यू थिंक इज मोर सुटेबल इन दिस केस? देखो डाकू में से तीन में से एक चूज करना है। डिस्क्लेमर आपका गया, ठीक है। अब बताओ ए या क्यू, एडवर्स दोगे या क्वालिफाइड दोगे? लॉजिकली बताना, लॉजिकली बताना, एडवर्स ओपिनियन आएगा या क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा? विरल ने सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड विरल। द आंसर इज 3, 2, 1।
क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर आपके मन में क्वालिफाइड ओपिनियन आंसर आया तो अपनी पीठ थपथपाओ, बोलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। अब इसका मैं कंक्लूजन बताऊं? हाँ सर, जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात होगी, जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात होगी, चाहे ऑडिट एविडेंस हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी जो बोल रहा हूं, जब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात होगी, फर्क नहीं पड़ता ऑडिट एविडेंस है या नहीं है, हम हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे अगर उसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है। तो जब भी इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है, फर्क नहीं पड़ता ऑडिट एविडेंस है या नहीं, आप हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। क्या ये चार्ट आपके पल्ले पड़ा? फटाफट बताओ हाँ या ना। इज दिस चार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, क्या आपको समझ आई? समझ आई तो नोट करो, नहीं समझ आई तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ओपिनियन, जो हर टॉपिक में हम यूज करने वाले हैं। कहीं डिस्क्लेमर लिखा होगा, कहीं क्वालिफाइड लिखा होगा, कहीं एडवर्ड्स लिखा होगा, तब आपके दिमाग में सवाल नहीं उठना चाहिए कब कौन सा ओपिनियन। अभी के अभी सारी बातें टिक टकाटक ठीक कर लो अपने माइंड में। फटाफट नोट डाउन करो और मुझे कंफर्म करो। अब फील आ रही है ऑडिट की? अब फील आ रही है प्रैक्टिकलिटी की? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है? बताओ मुझे। सत्यम अभी देता हूं, अभी देता हूं, चिंता मत करो, फटाफट नोट डाउन करो, आई विल टेल यू दिस। राइट, अदिति ने बोला सर लिखने में थ्योरी, पढ़ने में प्रैक्टिकल। वेरी वेरी गुड, फटाफट लिखो, फिर मैं आपको दो एग्जांपल्स के साथ बताता हूं कब इंपैक्ट परवेसिव होता है, कब इंपैक्ट परवेसिव रहेगा। इस केस में क्वालिफाइड इसलिए क्योंकि इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, सिंपल सी बात है। कम ऑन, राइट फास्ट, फटाफट ये चार्ट बना लो। डन सर, चलो बस 2 मिनट और एंड देन वी एंड द क्लास। अब एक बच्चे ने पूछा सर एग्जाम्पल देके बताओ कब कब हम अपना ओपिनियन में परवेसिविटी ध्यान में रखेंगे। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ध्यान से लिखना, फर्स्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं। देयर इज एन एंटिटी, एक ऐसी एंटिटी है जिसके केस में देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, मटीरियल अनसर्टेनिटी with respect to events or conditions which cast significant doubt
ओवर एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। कुछ ऐसे इवेंट्स और कंडीशन है जो इस पे इंपैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के खिलाफ एक केस चल रहा है जिसमें कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। कितनी सर? 1000 करोड़ रुपीस की। अगर मैं बात करूं कंपनी के पास जो कैश है, कैश और बैंक बैलेंस है, वो मात्र कितने रुपए का है सर? वो मात्र 40 करोड़ रुपए का है। यानी 960 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा इसको कहीं से जुगाड़ने पड़ेंगे एंड इसके लिए इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसके लिए इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यानी ये काफी हैवी पेनल्टी है। और लॉयर्स का ये मानना है ये केस कंपनी के अगेंस्ट ही जाएगा। ऐसे 570 के हिसाब से इसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए। ऐसे 570 के हिसाब से इसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए जो एंटिटी ने नहीं दिया है, अब आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटिटी ने कितने ही चकाचक बना रखे हो, बट ये बात जानते ही क्या शेयर होल्डर अपने पैसे निकालेगा या नहीं निकालेगा? सोच के बताना। क्या ये बात जानते ही शेयर होल्डर अपने पूरे के पूरे पैसे निकाल लेगा या नहीं निकाल लेगा? क्या शेयर होल्डर, आपको ऐसा नहीं लग रहा इसका जो इंपैक्ट है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिला डालेगा अगर ये बात शेयर होल्डर को पता चल गई? बताओ, कम ऑन, प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू फील? क्या आपको ऐसी फील आ रही है जो मुझे आ रही है कि यहां पे अगर एक छोटा सा ये जो डिस्क्लोजर है यही नहीं है, इससे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही इंपैक्ट हो रहे हैं। एक दो चीजें तो छोड़ो, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अब मेरा शक हो रहा है कि ये क्या बनाया एंटिटी ने। मुझे कोई भरोसा नहीं है अब किसी चीज को लेके। इसको कहते हैं परवेसिव इंपैक्ट। यहां पे अगर मैनेजमेंट ने इस डिस्क्लोजर को नहीं दिया तो मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाई नहीं करूंगा, मैं अपना ओपिनियन एडवर्स कर दूंगा। आई विल गिव एन एडवर्स ओपिनियन। अब लेते हैं दूसरा केस। इसी केस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। व्हाट इफ मैनेजमेंट हैज गिवन द डिस्क्लोजर, मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर दिया है बट एक्सप्लेन नहीं किया ज्यादा क्वांटिफाई करके कि हम इसके साथ कैसे डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने बता दिया कि इस तरह का केस चल रहा है जिसमें 1000 करोड़ की पेनल्टी लगी है और इस केस को हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, बट बाकी बातें नहीं बताई कि लॉयर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और हम इस पे क्या प्लान ऑफ एक्शन करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आप इसको कहते हो इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर। इस केस में बताओ अब क्या करना चाहिए? इस केस में आप बताओ क्या करना चाहिए? क्या ये उतनी ही गंभीर बात है जितनी पहले थी? जब मैंने एडवर्स ओपिनियन दिया था, या अब थोड़ी गंभीरता कम हुई है? आप बताओ, व्हाट डू यू फील? क्या ये गंभीरता उतनी ही है जितनी पहले थी या यहां पे कोई गंभीरता कम हुई है? कम ऑन, बताओ। क्वालिफाइड ओपिनियन विद द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द आंसर इज यस। इस केस में हम यही करेंगे कि हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन और बताएंगे मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन कंप्लीट डिस्क्लोजर। हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन और बताएंगे मैनेजमेंट हैज नॉट गिवन कंप्लीट डिस्क्लोजर, दे हैव गिवन एन इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर अबाउट द थिंग। तो यहां पे व्हाट विल हैपन? दिस एडवर्स विल टर्न इनटू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। अब ये थोड़ा क्वालिफाइड में बदल जाएगा। कह रहे अभी भी गंभीर है, मामला गंभीर है बट डिस्क्लोजर तो दिया है। मामला गंभीर है बट डिस्क्लोजर तो दिया है। कम से कम ऐसा तो नहीं पूरी बात छुपा ली, थोड़ी बात तो बताइए। अब एज एन ऑडिटर अगर मैं शेयर होल्डर को बोल दूं कि मैनेजमेंट ने थोड़ी बात बताई है, थोड़ी और बाकी है, तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को कुछ तो पता चला। पहले तो शेयर होल्डर को कुछ बताया ही नहीं, अब एटलीस्ट शेयर होल्डर को थोड़ी इंडिकेशन मिली है कि हां इस तरह का केस चल रहा है। अब मैनेजमेंट का आप कह सकते हो इंपैक्ट इतना परवेसिव नहीं है जितना पहले था। राइट? गेटिंग द पॉइंट? बताओ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
कि पहले तो पूरी की पूरी बात ही छुपा ली, पहले तो कुछ बताया ही नहीं, अब जो बताया उसमें कुछ बातें छूट गई हैं बेचारे से, तो यार एडवर्स ओपिनियन थोड़ी दोगे फिर उस केस में, फिर आप इसको क्वालिफाइड ओपिनियन में बदलोगे। एक और केस बताओ सर जहां पे इंपैक्ट जो है हम यहां पे परवेसिव लेके चल सकते हैं। एक और केस बताओ जहां पे इंपैक्ट परवेसिव लेके चल सकते हैं। एक एंटिटी है, उसकी एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में मान लो 4 एसेट है। क्या क्या एसेट है? कैश और बैंक, पीपीई, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। आपके पास इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का कोई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। आपके पास इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स का कोई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, एंड ये दोनों मिलके बैलेंस शीट का 60% होल्ड करते हैं। फटाफट देखो, ये दोनों मिलके बैलेंस शीट का 60% होल्ड करते हैं। क्या यहां पे आपको लगता है ये इंडिविजुअल अकाउंट्स तक लिमिटेड है या इसका इंपैक्ट परवेसिव है? बताओ क्या फीलिंग आ रही है? इज दिस लिमिटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट और दिस इंपैक्ट इज लिटिल बिट परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बताओ, कम ऑन, क्या ये बात क्लिक कर रही है? क्या है इंपैक्ट यहां पे? लिमिटेड इंपैक्ट है या परवेसिव इंपैक्ट है? इंपैक्ट इज परवेसिव, एंड क्योंकि हमारे पास ऑडिट एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑडिट एविडेंस नहीं है, यहां क्या करेंगे सर? ओपिनियन देने से मना कर देंगे। वी विल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हम इस केस में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। तो आ जाओ अपने नोट्स की स्टार्टिंग में, आ जाओ अपने नोट्स की स्टार्टिंग में। मैंने आपको एक पैराग्राफ छुटवाया था। सर क्या छुटवाया था? इन ऑल केसेस when reasonable assurance cannot be obtained, reasonable assurance cannot be obtained यानी आपको sufficient and appropriate audit evidence नहीं मिला है, plus qualified opinion is insufficient। qualified opinion is insufficient का क्या मतलब है? sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला है। दो ओपिनियन पॉसिबल है, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। अगर क्वालिफाइड इनसफिशिएंट है यानी डिस्क्लेम करना पड़ेगा ओपिनियन, तो ये ऐसे कहता है ऑडिटर शेल disclaim an opinion or withdraw from the engagement where the withdrawal is legally permitted। सर मजा आ गया, अब हमको मजा आ गया, अब हमको ये पूरी बात समझ आ गई कि अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलती एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशिएंट है, तो यही तो आंसर आएगा कि या तो आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करोगे या आप क्या करोगे? विड्रॉ करोगे फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर एवर इट इज पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टेंस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है। हमने पूरा ऐसे 200 निपटा लिया है। इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक्स है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, प्लीज गो थ्रू देम। एक है ये प्रेमिस, इसको आप प्लीज होमवर्क में देखना। इसको हम रिविजिट करेंगे इन ऐसे 210, तो मैं वैसे भी आपको वहां पे डिटेल में करवाऊंगा, एक बार प्लीज इसको रीड जरूर कर लेना। दूसरा टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑडिट, अगेन इट इज अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक, इसको प्लीज एक बार होमवर्क में रीड करना। एंड द लास्ट टॉपिक इज कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। ये भी काफी बेसिक टॉपिक है जो कहता है ऑडिट ऐसे इसके हिसाब से करो, जो ऐसे एप्लीकेबल है उसको अप्लाई करो, जो ऐसे एप्लीकेबल नहीं है उसको नहीं भी अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने क्या करना है सर, ध्यान से समझना, जो भी आज हमने समझा है और सीखा है, जिस पे भी हमने फोकस किया है, आप प्लीज उसको रिवाइज करके याद कर लेना बिफोर द नेक्स्ट क्लास। यहां से आपकी ऑडिट की तैयारी शुरू हो जाएगी। जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो 100% बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूं क्लास की बिगिनिंग में। आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन एट द लास्ट क्लास की आप मेरे को बोलो सर सीखा सब कुछ, समझा कुछ सब कुछ, बट एंड में हमको कुछ याद नहीं है। अगर याद रखना है तो प्लीज इसको फॉलो करना। मैं अभी भी बता रहा हूं 100% बच्चे क्लास देखते हैं ऑडिट की, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% बच्चे रिवाइज करते हैं। ओनली एंड ओनली 20% पीप्स रिवाइज। एंड आप बोलते हो ना सर रैंक लाने की स्ट्रेटेजी बताओ, किस तरीके से हमारी रैंक आ जाएगी। सो डू समथिंग विच मेजॉरिटी ऑफ जनता इज नॉट डूइंग। रैंकर कौन है सर? रेयर लोग हैं। तो आपको भी ऐसी रेयर हैबिट्स डालनी पड़ेंगी अपने अंदर, आपको भी ऐसे रेयर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि आप अगली क्लास में आने से पहले वो रिवाइज करो जो आपने पहली क्लास में पढ़ा है। बिकॉज ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस, जो अभी पढ़ा है अगर उसको आपने आज रिवाइज कर लिया और इसी हफ्ते में वापस एक और बार देख लिया,
चांसेस आर आपको 70 to 80% हमेशा याद रहेगा, आप उसको फिर कभी भूलने नहीं वाले, एंड यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़िए, खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।